एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो वेलकम बैक अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, क्लासेस आपकी अच्छी चल रही होंगी। लिसन एवरीवन, DSSB TGT मैथ्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट TGT PGT मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली PGT मैथ्स और DSSB के लिए, तो उनके लिए ये वेक्टर के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। और जो स्टूडेंट्स इन कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, कोर्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, वो अचीवर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर हमारे DSSB और एस्टेट के दोनों कोर्सेज TGT PGT मैथ्स अवेलेबल हैं। अब सुनिए एक बात ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, वेक्टर को बच्चे हमेशा हमने 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके बताया है बच्चों को कि 3 पार्ट्स में वेक्टर पढ़ो। कौन कौन से पार्ट? सबसे पहले वेक्टर जो है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। सेकंड आपके पास आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया हुआ है उन्हें पता है कि हमने 3 पार्ट्स में वेक्टर को डिवाइड करके पढ़ा है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में आपने क्या पढ़ा है? मॉडुलस, कॉलिनियर, कॉप्लेनर, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। स्केलर ट्रिपल में आपको पता है A.B क्रॉस C, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, या स्केलर डॉट प्रोडक्ट, जो भी आप इसमें 3 वेक्टर्स को लेके, स्केलर प्रोडक्ट आपकी 2 वेक्टर्स के बीच में भी होती है A.B, और 3 वेक्टर के बीच में होती है, तो उसको हम इस टाइप से लिखते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज की ये जो क्लास है वो क्वेश्चंस बेस्ड है सिर्फ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पे। तो कभी बच्चे ये हमारे एकेडमी के ही नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। इसमें सबसे पहले इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे और तकरीबन 400 से 500 क्वेश्चंस हैं। फिर स्केलर ट्रिपल पे, फिर वेक्टर ट्रिपल में। इनमें आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, पैरेललोपाइपाइड, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटर, मीडियंस वगैरह सब इंक्लूड है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस की क्लास है। सो आई होप आप सभी को बहुत हेल्प मिलने वाली है। ध्यान से क्लास देखना शुरू से लेके आखिर तक, हर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का जो लेवल होगा वेक्टर का, वो तीनों लेवल्स, तीनों पार्ट्स में से क्वेश्चन उठाता है, चाहे उसने हाई लेवल का वेक्टर देना हो, चाहे मीडियम का, चाहे लो का। टच वो तीनों पोर्शन को ही करेगा। कॉलिनियर, कॉप्लेनर, ट्रायंगल, पैरेललोपाइपाइड या टेट्राहेड्रन, कहीं से भी क्वेश्चन, बाइसेक्टर का कहीं से भी कोई क्वेश्चन होगा, तो आपने स्टार्टिंग इसको नेग्लेक्ट नहीं करना कि ये तो बहुत ईजी पार्ट है। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का जो हमारी सीरीज चलेगी वो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस की होगी, ठीक है। तो ये सभी को कंफर्म हो गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं लिख रही हूं, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड्स 3i + 4j + 5k, 4i - 3j - 5k and 7i + j is, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास √450, बी ऑप्शन है √150, सी ऑप्शन है √50 और डी ऑप्शन है √200। देखो बच्चे, एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको साइड्स को लेके बनाए जाएंगे। साइड्स को लेके आपने उनकी क्या निकालनी है? लेंथ, ठीक है। लेंथ का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। अगर वो वेक्टर के फॉर्म में है तो ऑब्वियस ही बात है, आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज द लेंथ। लेंथ के बेस पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, या ये पैरेललोग्राम है। मतलब इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले उसकी साइड की क्या निकालनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। और दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर 2 जगह बच्चे को कंफ्यूज करता है और बच्चा वहीं होता भी है कंफ्यूज, और उसी चक्कर में वो क्वेश्चंस गलत करता है।
समझो ध्यान से, अगर किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो यहाँ 2 केस में वो क्वेश्चंस देगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए, अगर ए वेक्टर उसने यहाँ दिया, बी वेक्टर यहाँ दिया और सी वेक्टर यहाँ दिया, दैट मीन्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर किसको डिनोट कर रहे हैं? साइड्स को। क्लियर? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर किसको डिनोट कर रहे हैं? साइड्स को। और अगर वो वर्टिसेस ऐसे दे दे, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो यहाँ पे जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हैं वो क्या हैं? वर्टिसेस हैं किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। दैट मीन्स ए बी सी वर्ड का ही यूज हो रहा है, बट कुछ क्वेश्चन में एज अ साइड और कुछ क्वेश्चन में एज अ वर्टिसेस। जिन क्वेश्चन में एज अ वर्टिसेस है वहां ध्यान रखना, पहले आपने साइड फाइंड आउट करनी है। साइड निकलने के बाद ही आप उसकी लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि किसी भी फिगर को चेक करने के लिए अगर हमें ए बी चाहिए तो या तो वो ए बी के अलोंग वेक्टर दिया हो तो हम डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड। अगर ए बी साइड दी है तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपकी ए बी वैल्यू आ जाएगी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका बी सी वैल्यू आ जाएगा और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आप सबसे पहले ए बी वेक्टर बनाओगे, क्योंकि ये आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करके, फिर यहाँ से ए बी वेक्टर जो बनेगा उसकी लेंथ आपने निकालनी है, वो ए बी आएगी। सिमिलरली बी सी वेक्टर बनाओगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी करके बी सी वेक्टर निकाल दिया, उसके बाद बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी बी सी। तो ए बी वेक्टर आपको बनाना है, यहाँ बी सी वेक्टर बनाना है, यहाँ आपको ए सी वेक्टर बनाना है। ठीक है, फिर इन तीनों की लेंथ निकालनी है, उसके बाद काम चलेगा। लेकिन अगर आपको साइड्स गिवन है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा, डायरेक्ट आपने उनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया और लेंथ निकाल दी। तो क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ देखना है ये बात समझ आ गई। बिल्कुल आपकी पैनी नजर होनी चाहिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे कि साइड्स गिवन है या वर्टिसेस। बच्चे पढ़ते नहीं है ध्यान से ये वर्ड। ठीक है, 3 वेक्टर देखा, पता नहीं ये पोजीशन वेक्टर है, पता नहीं ये साइड, और डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये आपने ध्यान रखना है, साइड्स गिवन है या वर्टिसेस। तो वर्टिसेस गिवन है, साइड्स कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चंस में। स्टेटमेंट आप सबने पढ़ ली है, साथ के साथ इसको नोट करते चलिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, ये साइड और ये साइड। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर। अब पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर किसी भी चीज का निकाल दीजिए, वो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी अगर ट्रायंगल का निकाल रहे हो तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम का निकाल रहे हो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर का निकाल रहे हो तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट फिगर। तो यहाँ पे मतलब सीधा सा है कि अगर पहली साइड ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस दूसरी साइड का मैग्नीट्यूड प्लस तीसरी साइड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, 3 साइड्स गिवन है, इसका नाम मैंने ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर रख लिया। तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड निकलेगा तभी तो लेंथ आएगी, और सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब उनकी लेंथ का सम निकालना है। तो सबसे पहले निकाल दीजिए यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर सम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, 9 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, इसको कंप्लीट कैलकुलेशन कीजिए साथ ये क्लास। तो ये इसको कंटिन्यू कीजिए। सो इट बिकम्स 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 25। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया √50। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √50 आ गया। बी वेक्टर आपके पास ये है। ठीक है, तो बी वेक्टर आपके पास, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √16 प्लस 9 प्लस 25। अगेन 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 19 25 25, ये भी √50। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, दिस 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √49 प्लस 1 इज इक्वल टू √50। अब आपको नजर आ रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √50 √50 √50।
तो यानी एक ट्रायंगल, इस साइड की लेंथ निकाल दी √50, इस साइड की लेंथ √50, ये भी √50, तीनों को प्लस कर रहे हैं, दैट मीन्स √50 प्लस √50 प्लस √50, तो आपके पास ये क्या बन गया 3 टाइम्स √50। ठीक है, अब 3 टाइम्स √50 है, लेकिन ये फॉर्म कहीं नहीं दी हुई, दैट मीन्स इस 3 को आप अंदर ले जाइए। आपको पता है अगर कोई नंबर रूट के बाहर है तो अंदर जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, तो 3 × 3 और मल्टीप्लाई में कौन है 50, 3 3 = 9, 5 = 45 यानी 450। सो इट्स आंसर इज ए ऑप्शन √450। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So let's do next question. Yes class, now next question, read the statement. If the position vector of a triangle this and this, then the triangle is what? तो triangle क्या होगी? अब बच्चे एक बात ध्यान से सुनिए, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या समझाया था, या तो साइड्स गिवन होंगी या फिर वर्टिसेस। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वर्टिसेस। तो ये आपके पास हुई ट्रायंगल ABC, इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B और इसका पोजीशन वेक्टर C आपको गिवन है। ऑब्वियस ही बात है ये A, B और C वेक्टर। तो इसको सॉल्व करना है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस है। तो ऑब्वियस ही बात है हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी लेंथ निकाल के आइडिया लेंगे। तो AB वेक्टर मैंने बना दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, ये A का पोजीशन वेक्टर, ये B का और ये C का, तो B में से A वाला माइनस कर रही हूँ मैं, 4i + 5j + k माइनस A का पोजीशन वेक्टर 2i + 4j - k। ठीक है, 4 - 2i + 5 - 4j + 1 - +1 k, 2i + 1j + 2k। ओके, नाउ इट इज AB वेक्टर निकल गया। अब क्या निकाल देंगे यहाँ से, AB वेक्टर की लेंथ। तो AB वेक्टर की लेंथ निकालिए, i j के कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4, सो इट बिकम्स √9 दैट इज 3। सिमिलरली आप BC वेक्टर भी निकालेंगे, और BC वेक्टर में आपको बता देती हूँ क्या आएगा आपके पास। जो नेक्स्ट वेक्टर होगा वो होगा -i + j - 4k, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो 1 का स्क्वायर 1, 2 और 4 का स्क्वायर 16, यानी वो होगा √1 + 1 + 16 दैट मीन्स √18। ओके, एंड सिमिलरली आपका जो AC वेक्टर होगा वो आपके पास आएगा -i - 2j और +2k। ठीक है, और यहाँ पे AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 + 4 + 4 √9 दैट मीन्स 3। तो यहाँ तक देख लीजिए आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, AB वेक्टर, BC वेक्टर, C, और इनके मैग्नीट्यूड भी आ गए। तो अगर AB का मैग्नीट्यूड 3, BC का मैग्नीट्यूड √18 और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो ये ऑब्वियस ही बात है, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज एन आइसोसेलेस। बट वेट फॉर 1 सेकेंड, आइसोसेलेस वर्ड 2 जगह है, एक तो सिंगल आइसोसेलेस और एक राइट एंगल आइसोसेलेस। ऐसे केस में ऑप्शन को ध्यान से रीड करना, अगर आइसोसेलेस 2 जगह है दैट मीन्स आपने सिंगल एक उस पर नहीं चले जाना, आपने चेक करना है कहीं ये राइट एंगल तो नहीं है साथ में, है ना। अगर ये राइट एंगल भी है तो ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। तो राइट एंगल के लिए चेक करो, राइट एंगल के लिए कैसे चेक करते हैं, 3 वेक्टर आपके पास हैं, 1 2 3। अगर किन्हीं भी 2 वेक्टर की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए दैट मीन्स 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। या फिर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, समझा रही हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल की जो पहचान है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लो, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस b²। अगर किन्हीं 2 साइड को स्क्वायर करके थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो भी वो ट्रायंगल क्या होगी, राइट एंगल। अब यहाँ देखिए 2 साइड 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
और यहाँ h आपका है √18 इसका स्क्वायर, रूट से 18 कैंसिल हो गया, 18 3 का स्क्वायर 9 + 9 दैट इज इक्वल टू 18। सो 18 इज इक्वल टू 18, दैट मीन्स ये आपकी राइट एंगल भी बन रही है बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गई। आइसोसेलेस भी बन रही है बिकॉज two sides are equal. When two sides are equal, then it is an isosceles triangle. When Pythagoras theorem satisfies, that means it is an right angle triangle. So option D is the correct option. I hope this is clear. आपको बच्चे इस क्वेश्चंस के, थ्योरी के और प्रैक्टिस सेट्स के हर तरह के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो हमारे कोर्स में अवेलेबल है रिटन बाय मी, उसमें आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। एल्जेब्रा ऑफ क्वेश्चंस, एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर पे सिर्फ ये क्वेश्चंस चल रहे हैं। स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल आपके सेकंड और थर्ड क्लास में आएंगे, आज सिर्फ एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स के ही क्वेश्चंस चलेंगे। तो मे बी आपको लगे कि इजी है या टफ है, आई डोंट नो, बट इसमें एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा जो क्वेश्चंस का तरीका है वो यही है, इजी टू टफ। ठीक है, स्टार्टिंग में सब आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल टफ भी हो जाएगा और थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड आ जाएगा। सो ध्यान से कनेक्टेड रहिए और एक एक क्वेश्चंस की स्टेटमेंट उतार के आप भी प्रैक्टिस करके इसको नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब समझिए ध्यान से, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 टाइम्स साइड इंटू साइड, 4 टाइम्स साइड तो आपके पास पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे मैंने एरिया पूछा है, अगर मैं एक वेक्टर देके पैरामीटर भी पूछ सकती हूँ तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा, पैरामीटर है तो 4 इंटू द साइड, और अगर एरिया पूछा है तो साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर, और ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर में हमें कुछ भी निकालना हो तो ए वेक्टर हमें दिया है 3i + 4j + 5k। तो यहाँ पे ए वेक्टर का मोड निकाल दीजिए, क्योंकि जो आपकी साइड है ना, इसका मतलब ये है कि साइड की लेंथ आपने निकालनी है। यहाँ फॉर्मूले में जो साइड इंटू साइड करते थे वो साइड की लेंथ चलती थी, साइड यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है तो उसकी लेंथ कैसे निकलेगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर होगी चीज। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, 9 + 16 + 25, सो इट बिकम्स 25 + 25, दैट मीन्स √50। okay, so this is √50. now area of square is what, side into side। तो एक साइड की लेंथ आपकी √50 है, इंटू में √50, सो योर आंसर इज 50 स्क्वायर यूनिट एंड दैट इज द आंसर। वे इज द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह के इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो हमें हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इजी टू हम हाई जाएंगे, तो हर क्वेश्चंस के साथ बने रहिए, देखते रहिए ध्यान से कैसे सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। ए वेक्टर इज गिवन, x इंटू ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 1 दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, x के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, दैट मीन्स x एक स्केलर है। हमें बताना है इस x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई एक बात बताओ, अगर किसी वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके आप मैग्नीट्यूड कर रहे हो तो वो फॉर्मूला क्या ओपन होगा। देखो ध्यान से, अगर कोई स्केलर x आपके पास क्या है, स्केलर है, ठीक है, अगर कोई स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो और उसका मॉडुलस हो, मैग्नीट्यूड हो, तो स्केलर का मोड हो जाएगा मॉडुलस ऑफ स्केलर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आई होप ये बात समझ आ गई सभी को। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 1 गिवन है। अब सही बात है भाई, x का मोड, ये मोड का साइन है और ये मैग्नीट्यूड का साइन है। ए वेक्टर आपको गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो यहाँ पे, और ये मोड ऑफ x साथ के साथ चलता रहेगा। तो मोड ऑफ x, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए जल्दी से, 2 दूनी 4, 4 और 1, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, मोड ऑफ x 4 4 8 + 1 9 3, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1/3। नाउ
समहाउ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, पहली बात तो ये मोड ही लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। वो करते क्या है, मॉडुलस के अंदर x a वेक्टर है तो x को ही बाहर ले लेंगे, वो सोचते हैं स्केलर तो बाहर आ गया, स्केलर बाहर आता है बट मॉडुलस के साथ आता है, और मॉडुलस x की वैल्यू अगर 1/3 है दैट मीन्स x की वैल्यू +1/3 भी हो सकती है और -1/3 भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर 1/3 का मॉडुलस करेंगे तब भी 1/3 आएगा और -1/3 का मॉडुलस करेंगे तब भी 1/3 आएगा। तो अगर मोड x की वैल्यू 1/3 है तो x के पास भाई कोई भी केस हो सकता है, प्लस का भी और माइनस का भी। तो जल्दबाजी में a और b ऑप्शन पे करेक्ट मत कर देना, पहले ये देखना प्लस माइनस 1/3 गिवन है या नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, +-1/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट वेक्टर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ध्यान से समझिए, कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिकल आएंगे, कुछ आपके न्यूमेरिकल आएंगे। लॉजिकल क्वेश्चंस में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप उनको सिंपल पढ़ के और समझ के कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5 वैसा ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान रखिए, स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा एग्जाम में, इस बात को मान के चलिएगा बिल्कुल, क्योंकि अब आप इस नोट पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इस नोट को ध्यान में रखिए कि आपसे पूछ रहा है विच इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो यूनिट वेक्टर नहीं है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसका मतलब 4 ऑप्शन में से एक यूनिट वेक्टर नहीं है तो बाकी के 3 यूनिट वेक्टर होंगे। और यूनिट वेक्टर की पहचान ये होती है कि उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होगा। अब बताइए, कॉस थीटा साइन थीटा, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका रूट विच इज 1। एवरीवन नो आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, बट इसमें शर्त ये होती है कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो अब ये देखिए, तो ये तो आपका यूनिट वेक्टर है, तो ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1, तो ये भी कैसा है, यूनिट वेक्टर है ना। कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, तो ये भी कैसा है, यूनिट वेक्टर है। क्यों है यूनिट वेक्टर? क्योंकि अगर इसके पास एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल कितना है, 2 थीटा। बट इन द सी ऑप्शन ये 2 थीटा है और ये थीटा है, तो हम नहीं कह सकते साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा, नॉट पॉसिबल। हो सकता है कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे आंसर इक्वल टू 1 आ जाए बट नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। और क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो ऑप्शन 1 कहता है ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है ना। तो अगर ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमें यही तो बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। तो हम कौन सा कहेंगे भाई, ये सी ऑप्शन हमने पता कर लिया, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन 6। स्टेटमेंट पढ़िए बिल्कुल ध्यान से। इफ a प्लस बी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है, ये ऊपर वाला क्लियर हो गया, इसको रब कर देते हैं, उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहां दे देंगे। स्टेटमेंट पढ़िए तब तक आप इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट पढ़िए सभी। अगर a प्लस बी वेक्टर, a और b की वेक्टर के बीच का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब उसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, देन a और b, तो a और b के बारे में क्या ख्याल है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। a वेक्टर यूं गया, b वेक्टर यूं गया, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। अब इस एंगल को किसी और वेक्टर ने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, हमें नहीं पता ये कौन सा वेक्टर है। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ये बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल, किसके बीच का एंगल, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला ये होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब डिवाइड करके ए का यूनिट प्लस बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला ये कहता है कि ए का यूनिट प्लस बी का यूनिट वेक्टर
जो होगा वो ए और बी के बीच बनने वाले एंगल का बाइसेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब एक बात समझो, अब तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो a प्लस बी है, ये तो क्या है, a प्लस बी के इक्वल है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर्मूला तो कहता है ये फॉर्मूला होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी बाइसेक्ट द एंगल, दैट मीन्स तुम्हारा बाइसेक्टर किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ इसके नीचे मैग्नीट्यूड 1 है और इसके नीचे 1 है। तो आपका मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये जा रहा है कि अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तभी तो ये a प्लस बी इसका क्या बनेगा, बाइसेक्टर। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि a और b आपके क्या हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम होगा ना तो सिंपल एडिशन करने से ही जो वेक्टर आपके पास आएगा वो उन दोनों के बीच का बाइसेक्टर आएगा। क्लियर होगी ये चीज़? ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। अब इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का यहीं पे एक्सप्लेनेशन दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो भाई 7 क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर गिवन, बी वेक्टर गिवन, देन ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड एज द बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा। आपने एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो किसकी डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, अगर कोई भी वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज लैम्डा, हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा इज मतलब इक्वल टू दिस। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे कोई वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो और जो मुझे ए वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, तो फॉर्मूला ये होगा ए वेक्टर लैम्डा इंटू में ए का यूनिट वेक्टर, लैम्डा इंटू में ए का यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड आपको लैम्डा दिया हो और डायरेक्शन आपको बता दी हो कि वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो जिसके डायरेक्शन में होता है उसका तो यूनिट वेक्टर कर दो और जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो रिजल्टेंट आपका निकलेगा ना, ये वाला, ये आपका वो वेक्टर निकल जाएगा जिसको आप ये कहोगे कि लैम्डा मैग्नीट्यूड का है और ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। बात समझ गए? अब उसने क्या कहा, डायरेक्शन तो ठीक है ए वेक्टर की हो एंड हैविंग मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और लैम्डा की जगह क्या दे दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यानी इस केस में लैम्डा की जगह क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में ए यूनिट वेक्टर। तो तुम्हारा रिक्वायर्ड वेक्टर ये बन गया, कौन से क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड, 7 के लिए। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन निकालेगा, बी वेक्टर दिया हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 9 + 36 + 4। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, ए यूनिट वेक्टर क्या होगा, हमें पता है सभी को, ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर आपका ये है i + 2j + 2k अपॉन में इसको मैग्नीट्यूड कर दो 1 + 4 + 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 36 + 4 40, 40 + 9 49, यानी ऊपर बन गया 7, 4 + 4 8 + 1 9, यानी 9 का रूट 3। तो 7/3 इंटू दिस, तो ये देखिए 7/3 i + 2j + 2k। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर एंड क्यू वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर गिवन देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ p - 2q। अब यहाँ पे आपको देखो दो वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, अगेन एक वेक्टर आता है। ठीक है, तो जब हम सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं तो दो वेक्टर को ऐड करके जो वेक्टर आया या सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर आया उसका भी मैग्नीट्यूड निकल सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि मैग्नीट्यूड निकालो p - 2q का। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि p - 2q वेक्टर को फॉर्म करो। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि भाई सबसे पहले p - 2q वेक्टर क्या है ये लिखो तो सही। तो p वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 7i - 2j + 3k। ठीक है, -2 टाइम्स q वेक्टर क्या दिया हुआ है 3i + j + 5k, 3i + j + 5k।
ठीक है। अब 7i माइनस 2j प्लस 3k माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6i माइनस 2j माइनस 10k, ठीक है। अब i वालों को इकट्ठा कर लो, 7 माइनस 6 1i माइनस 2 माइनस 4j 3 माइनस 10 माइनस 7k, ठीक है। अब देखिए p माइनस 2q का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो पहले p माइनस 2q वेक्टर बना लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो p माइनस 2q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i माइनस 4j माइनस 7k। सो रूट ऑफ 1 प्लस 16 49 50 यानी 66। आई होप कैलकुलेशन इज़ करेक्ट, ठीक है बच्चे। तो आंसर आ गया रूट 66। सो दिस इज़ द आंसर। 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें ये ऑप्शन है उसको आप टिक कर देना, दैट इज़ द राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए वेक्टर आई वेक्टर है, बी ए वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद अ यूनिट वेक्टर बी। देखो भाई, ए वेक्टर आई वेक्टर गिवन है, बी के बारे में पता है कि वो यूनिट वेक्टर है, ए के बारे में भी पता है कि वो यूनिट ही है, क्योंकि आई का मोड क्या होगा 1। तो ठीक है, बी कोई यूनिट वेक्टर है, ए बी आई वेक्टर है, जो कि बी के साथ कितना एंगल बन रहा है उसका 120 डिग्री। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं और ये आपका कोई वेक्टर है, ठीक है, एक्स के अलोंग अगर इसने थीटा एंगल बनाया है, तो इस वेक्टर के, मान लो इस वेक्टर का नाम मैंने आर वेक्टर रख लिया, तो आर वेक्टर जो होगा कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे होगा। ये बात समझ लो ध्यान से। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ या एक्स के अलोंग या कुछ भी है, तो वहाँ आई आएगा, उसके साथ कितना एंगल बन रहा है इसका थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा जे, ये कंपोनेंट वाली थ्योरी यूज करेंगे। तो हम इस थ्योरी का यूज करके बी वेक्टर को बना सकते हैं कि अगर आई बी वेक्टर के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बी वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे, किसी भी वेक्टर को आप 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो थीटा की जगह आपका क्या दिया हुआ है 120, और यहाँ भी थीटा की जगह क्या दिया हुआ है 120 डिग्री। तो सिंपल आपने ये रूल यूज़ करना है। बी वेक्टर आपके पास कोस 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, आई साइन 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60 जे, ठीक है। फिर वही कहानी, 180 में से कुछ माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे निकालते थे ना, 180 डिग्री, 180 में से कुछ माइनस करा सेकंड में कॉस आपका क्या होगा नेगेटिव, तो ये होगा माइनस कॉस 60 डिग्री आई प्लस सेम आपका साइन बन जाएगा साइन 60 डिग्री जे। तो इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी माइनस कोस 60। कोस 60 कितना होगा भाई बताइए जल्दी से। आई थिंक वैल्यूज साइन 30 जो होता है वो आपका 1/2 और साइन 60 जो होगा वो आपका √3/2। तो कोस में उल्टा हो जाता है, कोस 30 कितना होगा √3/2 और cos 60 कितना होगा दैट इज़ 1/2। तो यहाँ पे cos 60 है यानी माइनस 1/2 आई, और वहाँ पे sin 60 है यानी प्लस √3/2 जे, तो प्लस √3/2 जे, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर का एंगल दे रखा है भाई, उस वेक्टर के साथ 120 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आप उसके कंपोनेंट कैसे निकालोगे, कॉस ऑफ एंगल आई प्लस साइन ऑफ एंगल जे। तो ये आपका बी वेक्टर बन गया। अब आपको निकालना क्या है, देन द यूनिट वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ए प्लस बी निकालना है तो ए प्लस बी बना दो, ए प्लस बी, ए क्या दिया हुआ है आई, ए की वैल्यू आई पुट कर दी, प्लस बी क्या दिया हुआ है अभी अभी आपने निकाल दिया माइनस 1/2 आई प्लस √3/2 जे, ठीक है। आप इनको ऐड करेंगे 2 एलसीएम माइनस 1 करेंगे 1/2 आई प्लस √3/2 जे। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लीजिए इसमें। सो आई थिंक 1/2 आई प्लस √3/2 जे यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज द आंसर। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और एक ये क्वेश्चन है
जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओपी आपको 8 दिया हुआ है, ओपी वेक्टर आपका एंगल बना रहा है 45 और 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन व्हाट इज द ओपी वेक्टर। ये ट्रिक से बताऊंगी, बिना पेन उठाए भी आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि आपने सोचना है कि इसको कैसे किया जाएगा। और रही बात क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये भी आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। किसी भी ट्रायंगल को पहचानना है कि वो किस टाइप की ट्रायंगल है, तो उसकी साइड्स की लेंथ निकाल लीजिए। ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। अगर तीनों लेंथ इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर सिर्फ 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है तो वो आइसोसेलेस है, और अगर उसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह से अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आप फाइंड आउट कर लीजिए और तीनों का सम आप निकाल लीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, आपने ये होमवर्क में देना है और इसका मुझे रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपका क्या आंसर आया है। मैं हर बच्चे को रिप्लाई करूँगी कि उसका आंसर करेक्ट है या नहीं, और इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर सोचना कि क्या आंसर इसका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये तो बिल्कुल ईजी लेवल वाले क्वेश्चन करवाए, और वो भी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर के। अभी तो स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बाकी है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं। सो बच्चे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।